क्या ये सफ़र था, क्या ये नज़ारा था, भूलेंगे ना कभी मंत्रमुग्ध करने वाले रास्तों का ऐसा सहारा था। कुछ सफ़र और रास्ते हमारे मन में ऐसे अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि उनकी यादें हमेशा हमें जीवंत रखती हैं। लेह कहो या लद्दाख, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कम से कम 12,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होता लेह का सफ़र 18,000 फीट से 19,000 फीट तक की ऊंचाई के भव्य नज़ारे से हमें रूबरू कराता है। क्या आप जानते हैं लेह लद्दाख की सबसे खास बात क्या है? ये हैं इसके कभी ना भूलने वाले रास्ते जो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं कि मन तो करता है कि अपने कैमरे को पूरे सफ़र में ऑन मोड में ही रखें, क्योंकि हर नई लोकेशन में रास्ते का एक नया ही अंदाज़ देखने को मिलता है। मैंने भी अपने कैमरे में इन अद्भुत रास्तों को हमेशा के लिए कैद कर लिया और मेरी खुशी दोगुनी इसलिए भी हो गई है क्योंकि इन रास्तों का सफ़र मैं चैनल के द्वारा मेरे यूट्यूब परिवार के साथ भी शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेह लद्दाख एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो बहुतों की ड्रीम डेस्टिनेशन होगी। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। बहुत पहले से ही दोस्तों मैं भी सपना देखा करती थी लेह लद्दाख घूमने का। बहुत सारी वीडियोस भी देखा करती थी लेह लद्दाख की सुंदरता को से रिलेटेड और उसके भव्य रास्ते से रिलेटेड। बहुत मन करता था कि शायद एक बार मैं भी लेह लद्दाख तो ज़रूर जाऊंगी। ऐसा ही सपना मेरा कोरोना के समय पूरा होने जा रहा था। मेरी फ़्लाइट्स की टिकट्स भी हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट लेह लद्दाख के लिए अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का लिखा हुआ जो लेख है वो कई बार कुछ और ही होता है। न जाने किन कारणों की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई और दूसरी फ़्लाइट हमें मिल ही नहीं पाई, तो मेरा वो जो प्लान था पूरा कैंसिल हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत दुखी रही। पूरे एक दिन तक मैं उस दुख को मनाती रही कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। कई बार तो ऐसा भी लगा कि शायद भगवान मेरे फेवर में ही नहीं है, मेरा कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक की भावनाएं भी मेरे मन में आ गई। बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकती थी, कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं पता था कुछ और ही अच्छा मेरी किस्मत में लिखा है और 2023 में मुझे मौका मिल गया वापस से लेह लद्दाख जाने का। प्लान बिल्कुल अचानक से बना था और इंस्टेंट था। सब कुछ आराम से हो गया। मुझे फ़्लाइट्स की टिकट भी मिल गई। मैंने फ़्लाइट की टिकट के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनसे भी बात कर ली। उन्होंने भी घुमाने का बहुत ही रिजनेबल बजट में मुझे ये सफ़र तय करवा दिया। जब मेरी बात हुई मेरे ट्रैवल गाइड से तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप कहाँ घूमना चाहती हैं? मैंने कहा लेह लद्दाख। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मेरा कहने का मतलब है लेह या लद्दाख। मैंने बहुत ही अजीब से भाव से उन्हें उत्तर दिया, लेह या लद्दाख, दोनों एक ही तो है ना, लेह और लद्दाख। आप अलग अलग क्यों कह रहे हैं, लेह लद्दाख ही तो है। तब मुझे उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब एक तरीके से स्टेट है, और लेह उसकी सबसे फेमस सिटी है। तब जाके दोस्तों मुझे सबसे पहली बार पता चला कि लेह लद्दाख एक ही नाम नहीं है, बल्कि लद्दाख के अंदर लेह सिटी आती है। थोड़ा अटपटा सा ज़रूर लगा कि देखो इतनी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आज आपके साथ ये बात शेयर करके मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसे मेरे जैसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसी तरीके का सोचते हो, तो उनको भी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रियलिटी क्या है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है लेह सिटी से ही। जैसे ही मैं दिल्ली से लेह एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने महसूस किया यहाँ पर बिल्कुल अलग ही आप एक क्लाइमेटिक जोन में आ जाते हो। वैसे तो एयरपोर्ट में ही फ़्लाइट के अंदर ही हमारी
एयर होस्टेस साहिबा ने हम सबको ये हिदायत दे दी थी कि अपने आप को कवर अप करने के लिए अपने बैकपैक में आप स्वेटर ज़रूर रख लीजिए। और जैसे ही लेह की एयरपोर्ट से ही ऊपर आप देखेंगे, फ़्लाइट से ही आपको लेह की जो वादियाँ हैं, पहाड़ की जो चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई देने लगती हैं। तो सब लोगों ने अपने आप को कवर कर लिया था। हम एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले और हमारे ड्राइवर साहब सोनम जी मुझे होटल की ओर ले गए, तो मैंने देखा कि बाहर से ही आपको दूर दूर तक बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियाँ दिखने लगती हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। वैसे दोस्तों, लेह सिटी बहुत ऊंचाई में बसी हुई है, फिर भी यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो इन रूट्स को मेंटेन करने का जाता है वो है बीआरओ का, जो कि निरंतर प्रयास करते हैं कि कठिन से कठिन रास्तों में भी रोड्स मेंटेन रहे। लेह सिटी की रोड्स बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन है। और आप जानते हैं, यदि आप लद्दाख घूमना चाहते हैं तो सिर्फ रोडवेज़ ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरे लद्दाख की सैर करवा सकता है। इसलिए रोड मेंटेनेंस बहुत अच्छी है और ऐसे सुंदर सुंदर रास्ते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। कुछ समय बाद मैं जब पहुंची होटल के रूम में, तो थोड़ी ही देर में मैं नाश्ता करके जैसे ही बाहर निकली होटल के रूम में, तो मैंने देखा कि बर्फ़, हल्की हल्की बर्फ़ की फुहार हो रही है। मतलब जो बचपन में मुझे याद भी नहीं है मैंने बर्फ़ को गिरते हुए देखा था, आज होशो हवास में पहली बार बर्फ़ का नज़ारा देख रही थी। रुई की फाई के समान हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी और एकदम ठंडी हवा बह रही थी। उसी दिन हम लोगों ने आसपास के कुछ इलाके कवर किए। शाम को मुझे हल्का सा ऐसा महसूस हुआ जब मैं शांति स्तूपा गई और लेह पैलेस गई, तो मुझे थोड़ा सा ये महसूस होने लगा कि सर भारी सा हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये दोस्तों बहुत कॉमन सी, आप कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है जो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ हो सकती है। इसमें डरने और घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक आप अलग क्लाइमेटिक जोन में जाते हैं और बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो इस तरह की सिकनेस होना स्वाभाविक है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़े थोड़े समय में हल्का गुनगुना पानी लेते रहें, अपनी सांसों पर ध्यान रहें और मस्त नज़ारों को देखते रहिए, क्योंकि लेह लद्दाख यदि आपके ड्रीम डेस्टिनेशन है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एज ग्रुप है जो यहाँ नहीं जा सकता। सिर्फ जाने का जुनून होना चाहिए। अगले दिन हम लोगों ने यात्रा आसपास से थोड़ी और दूरी के सफ़र में की और वहाँ पे हम लोग घूमने के बाद हम लोग हॉल ऑफ फेम है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब है और झांस्का रिवर वैली है, मैग्नेटिक हिल पॉइंट है, इन सभी इलाकों को हमने तय किया और मैंने देखा धीरे धीरे जो है वो एक अलग तरह की थोड़ी सी लोकेशंस, रूट का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इवन जहाँ भी आर्मी एरिया स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा आर्मी एरिया है, तो वो दूर से ही महसूस हो जाता है कि यहाँ आर्मी एरिया आने वाला है, क्योंकि वो पूरी जो रोड होती है वो बहुत ही डिसिप्लिनरी मैनर में मेंटेन होती है। आर्मी एरिया का जो प्रमाइसेस है उसमें आप देखेंगे एक एक पत्थर भी डिसिप्लिन से रखा हुआ होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से दूसरा दिन जो है हमारा कवर हो गया। तीसरे दिन से हम लोगों ने दूर का सफ़र तय करना था, तो मुझे सोनम जी ने पहले से ही कह दिया, मैम थोड़ी अच्छी से प्रिपरेशन करके रखिएगा, आज हम 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करने वाले हैं और वो भी हाईएस्ट पीक खारदुंगला में जाने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई में है। थोड़ा सा मुझे जब मैं सुबह सुबह तैयार हो रही थी थोड़ा सा डर सा लगा, क्योंकि मैंने ये सोलो ट्रिप की थी दोस्तों, तो मुझे हल्का सा डर लग रहा था, अरे बाप रे इतनी ऊंचाई में जा रही हूँ, क्या मैं जा पाऊँगी। लेकिन मैंने अपने मन को दृढ़ संकल्प किया कि क्यों नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये तो मेरा सपना है, ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो इस तरीके से तीसरे दिन का सफ़र हमने शुरू किया और आप ये जो सब बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये सब पूरी वही रोड है जो कि खारदुंगला ले जाती है। दोस्तों, ये काफ़ी ऊंचाई में बसा हुआ पास है और रास्ते में आप देखेंगे आपको चारों तरफ जो है दोनों रोड की दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देंगी। काफ़ी मोटी मोटी बर्फ़ भी रहती है, क्योंकि आप जो सर्दियों में जो ग्लेशियर्स हैं पूरे जम जाते हैं और ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होते हैं।
इन रोड्स के बीच में आपको इस तरीके से याक भी दिखाई देंगी, जो कि चरवाहों की अपनी याक होती हैं जो उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं। खारदुंगला में पहुंचते ही आप एक बहुत ही ज़्यादा अलग क्लाइमेटिक ज़ोन में महसूस करेंगे, जहाँ बहुत ही तेज़ ठंडी हवा बहती है और एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हल्की हल्की सांस लेने में आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है। लेकिन वहाँ पे टॉप में जब आप खड़े होके अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं ना, तो सच में एक बिल्कुल मिलिट्री वाला फ़तह वाली फीलिंग आती है कि इतनी ऊंचाई का सफ़र आपने तय कर लिया, तो वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से हमारा तीसरा दिन जो है इस डेस्टिनेशन के साथ ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए न्यूब्रा वैली की ओर। जी हाँ दोस्तों, न्यूब्रा वैली में भी आप एक अलग ही ज़ोन को देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वैली है जहाँ पे आपको लद्दाख की हरियाली और वहाँ का वेजिटेशन देखने को मिलता है। इस पूरे इलाके में अलग अलग तरीके की यहाँ पर बेसिकली खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर से जो नदियों का पानी आता है वो थोड़ा सा लो होने के कारण आसानी से लोगों को एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल जाता है। न्यूब्रा वैली में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं, जिनमें से दिस्कित मोनास्ट्री है, बाल्टी म्यूज़ियम है, सैंड ड्यून्स हैं और यहाँ का गांव का इलाका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है वो आगे जो सफ़र तय होता है वो है पैंगोंग लेक का, जो काफ़ी लॉन्गेस्ट जर्नी है और ऑलमोस्ट आप सुबह से अगर तय करते हैं तो दिन में आप पहुँचते हैं पैंगोंग लेक न्यूब्रा वैली से। और यहाँ पे जो रास्ता है वो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है और रोड्स को मेंटेन करने में यहाँ पे काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाते हुए हम पैंगोंग लेक की ओर पहुँचते हैं। इसके साथ साथ पैंगोंग लेक की ओर जाते हुए रास्ते में नेटवर्क से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप फील करेंगे कि आपका नेटवर्क बहुत सारी जो जगह है वो कनेक्टिविटी को लॉस्ट कर देता है। लेकिन पैंगोंग लेक आप जब पहुंचेंगे तब आप अभी तक जितनी भी जगह गए, इवन मैं कहूँगी कि खारदुंगला भी अगर आप गए तो भी पैंगोंग लेक में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो हवा बहती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसीलिए दोस्तों आप अपने कान को तो बहुत अच्छे से पैक कर लीजिए, साथ में हैंड ग्लव्स और स्वेटर तो पहनना ही है। हैंड ग्लव्स से भी आपको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन पैंगोंग लेक का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये किस तरीके से रास्ते से जो है गाड़ी हमारी जाते हुए पहुंची थी पैंगोंग लेक की ओर। बहुत सारे पत्थर आसपास बिछे होते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से एवरीडे बेसिस पे इन पत्थरों को हटाया जाता है और इन्हें हटाने का काम कंटिन्यूअसली पूरे साल चलता रहता है, ताकि पर्यटकों को कोई तकलीफ़ ना हो घूमने के लिए। तो सबसे पहले एक सैल्यूट तो उन सब के लिए बनता है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसकी ब्यूटिफिकेशन को मेंटेन रख रहे हैं और कनेक्टिविटी को भी, रोड्स की कनेक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं। दोस्तों इसी सफ़र के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग और भी बहुत सारी लोकेशंस कवर कर सकते हैं, जिनमें है चांगला पास, रेजांगला मेमोरियल जो कि बहुत ही अच्छा मेमोरियल है कारगिल वॉर से रिलेटेड। यहाँ से आप जब छांगला पास जाएंगे, वो भी खारदुंगला जैसा ही काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में बसा हुआ पास है, जहाँ पे वापस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब आप छांगला पास से नीचे को आएंगे और वापस आपको लेह सिटी जाना होता है ना, तो जब नीचे आते समय जब रोड है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत लॉन्ग रोड्स दिखाई देती हैं और उसमें कोई भी नहीं होता है एकदम। मतलब आप जितनी भी फ़ोटो शूट्स करना चाहते हैं रोड से रिलेटेड या वीडियोस बनाना चाहते हैं, ये परफेक्ट लोकेशन है रोड्स की, जहाँ पर आप बहुत अच्छी रोड की कंडीशन के साथ बहुत सुंदर वीडियो और फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन अलग अलग रास्तों से गुज़रते हुए मैंने
मैंने महसूस किया कि सच में लेह लद्दाख की जो सड़कें हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज हमें देती हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल ऐसी ही रोड्स हैं यहाँ की। ऐसे पथरीले रास्ते, ऐसे बर्फ़ से ढकी हुई वादियों में भी बीआरओ ने जिस तरीके से रोड्स को मेंटेन करने का कार्यभार संभाला है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। इतनी अच्छी तरह की रोड्स, वो भी इतने हाई एल्टीट्यूड में, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ नदी के इलाके में बहुत अच्छे से ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और उन ब्रिज की कंडीशंस भी बहुत अच्छी है कि आपको वहाँ से जाते हुए एक बेहतरीन अनुभव महसूस होगा। यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अलग ही तरीके के घरों में रहते हैं। मैंने देखा कि मिट्टी और पत्थर के जो हैं वो ब्लॉक जैसे बना दिए जाते हैं घर के, और उनमें बीच बीच में वुडन फ्रेमिंग करके खिड़कियाँ लगा दी जाती हैं। इसके अलावा जो शेफर्ड कम्युनिटी है, जो चरवाहा कम्युनिटी है, वो भी डोमेस्टिकेट करती हैं एनिमल्स को, और उनके लिए भी शेड बनाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रास लैंड है जहाँ पर उन्हें चराने के लिए ले जाया जाता है। मतलब लेह लद्दाख में घूमने का आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है रोडवेज़। तो दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ पे हर अलग अलग शहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। एक पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि अगर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो ही आप अपनी पर्सनल गाड़ी में यहाँ ड्राइव करके घूमने का एफ़र्ट करें, क्योंकि कई जगह नेटवर्क नहीं आता तो आपको एक तो लोकेशन ढूंढने में परेशानी हो सकती है, दूसरे रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हैं। आप प्रेफर करिए यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ घूमना, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो उन्हें रोज़गार का अवसर मिलेगा, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, और साथ में ये है कि आप बेझिझक आराम से किसी भी जगह घूम सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ ना दोस्तों, ये जो मेरे 7 दिन थे लेह लद्दाख के, वो एक तरीके से 7 दिन नहीं बल्कि 7 अजूबों का दर्शन मैंने इन 7 दिनों में किया। क्योंकि हर जगह एक नया क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह एक नया अनुभव, हर जगह एक अलग ही नज़ारा, हर जगह एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य। और हाँ, ये जो रोड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसमें भी देखेंगे एक अलग अलग अनुभव हमें करने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके अलावा लेह लद्दाख यदि आप आना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस, सारे की सारी आपकी जो क्वेरीज़ हैं ऑलमोस्ट शेयर की हुई हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं ना बोलना बंद करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, मेरी बड़बड़ को बंद करती हूँ, और आप देखिए पूरे रोड का सफ़र।